आपका आवाज अड्डा में मैं हूं नीरज वाजपेयी। और किसानों का जो मूवमेंट है, आज देश भर में उन्होंने बंद रखा था 11 बजे से 3 बजे के बीच में, और उस बंद के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई सरकार को कि देखिए उनकी एकजुटता किस तरह से है और उनकी मांग कितनी जायज़ है। मामला फंसा हुआ है एमएसपी को लेकर के और 3 जो दूसरे कानून बने हैं उसको लेकर के, और किसानों की, किसान संघों की ये मांग है कि वो तीनों कानून वापस लिए जाए। हालांकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं एमएसपी ज़्यादा बड़ा इशू है, बाकी लोग कहते हैं नहीं, पूरे तीनों कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। बंद के बाद क्या बात बनेगी? क्या बंद से सरकार के ऊपर कुछ प्रेशर पड़ेगा? क्या किसान संघ अपनी इस बात को समझाने में सफल होंगे कि ये जेन्युइन इश्यूज़ है और इसको सरकार को देखना पड़ेगा? दूसरी तरफ से क्या सरकार थोड़ा झुकेगी? क्या सरकार ये बात मानेगी कि कुछ जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उनको ठीक करना चाहिए? ये बात फंसी हुई है। बातचीत का जो दौर है, जो जिसको मान के चलिए कि एक कंक्लूसिव दौर हो सकता है, वो शेड्यूल्ड है कल के लिए, जिसमें बड़ी बातचीत होगी। तमाम संघ लोग मिलके बात करेंगे सरकार से और उसका एक हल का इंतज़ार हम सबको रहेगा। तो इस चर्चा का मकसद ये है, ये जानने की कोशिश है कि ये जो बंद आज रखा गया, ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिबिंब के तौर पे देखा जाना चाहिए या वाकई इससे एक प्रेशर बिल्ट हुआ है सरकार के ऊपर और सरकार किसानों की मांगों के सामने कुछ झुकने के लिए तैयार होगी। इसी पे बातचीत होगी। परिचय आपका करा दें हमारे मेहमानों से। भारतीय जनता पार्टी और राज्यसभा के सांसद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, जो सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पे हैं। उनसे पूछेंगे सरकार कितना झुक सकती है या बिल्कुल वो भी अडिग है। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, जो कांग्रेस के हैं प्रवक्ता, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब इसमें राजनीति भी आप लोग खेल रहे हैं, अपने ज़माने में भी यही चीज़ें थी। डॉक्टर एमजे खान है, जो आईसीएफए के चेयरमैन हैं और कृषि अर्थशास्त्री कहता हूं मैं इनको, तो इनसे समझेंगे कि जो मांगे हैं उसमें गड़बड़ कहाँ है या ज़बरदस्ती की मांग कही गए हैं। शिवराज सिंह किसान नेता हैं और इसके साथ ही बद्रीनाथ चौधरी हैं, जो भारतीय किसान संघ के नेता हैं। दोनों लोगों से बातचीत करेंगे किसानों की मांग। लेकिन आज मैं अपने किसान लोगों के साथ बातचीत शुरू करना चाहता हूँ। शिवराज जी, आपके पास आता हूँ। सबसे पहले बातचीत का एक दौर होना है महत्वपूर्ण, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक बंद रखा, जो देश भर में अब एक शेड्यूल टाइम पर रखा है, एक प्रेशर बनाने की कोशिश की। पिछले कुछ समय में कई दौर की बातचीत हुई भी है। उन बातचीत को बेस बना के आपको लगता है कि आज के बाद जब अगली बातचीत आप लोगों की होगी तो सरकार आपसे कन्विंस होगी? धन्यवाद आपका। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति। देखो, बंद तो एक आंदोलन का हिस्सा है। ये तो जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा वैसे वैसे कोई ना कोई नया तरीका, क्यों, हमारा मौलिक अधिकार है। और फिर किसानों ने बंद नहीं किया। पहले जितने भी राजनीतिक दल हैं, भाजपा भी देश को बंद कर चुकी है, आरएसएस भी बंद कर चुकी है, कांग्रेस भी बंद कर चुकी है, सपा बसपा भी प्रदेश में बंद कर रहा है। तो कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी अछूती रही है? व्यापारियों ने भी कई बार देश बंद किया है। एक बार वो SC/ST कानूनों में दलित ने पूरा देश बंद किया था। तो आज किसानों ने, जो देश का अन्नदाता, अगर बंद का ऐलान कर दिया तो कोई ऐसी बात नहीं। अभी कोविड-19 में जनता कर्फ्यू, खुद मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने देश में जनता कर्फ्यू लगाया था। और देश में एक दिन के लिए किसान अपील करता, भाई हमारे लिए एक दिन बंद कर दो। वो तो ये दिखाने की बात थी कि संपूर्ण देश हमारे साथ है, बच्चा बच्चा हमारे साथ है, अन्नदाता के साथ है। तो इसलिए तो मैंने पूछा कि जो आपने बंद किया इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं बंद। बातचीत जो पिछले कुछ बार हुई है, 3-4 राउंड की बातचीत हो गई है, अब जो बात होने वाली है उसमें आपकी उम्मीदें क्या है? क्योंकि अभी तक के बाद से ऐसा लग रहा है दोनों पक्ष अपने अपने पे अड़े हुए हैं, तो अब कुछ झुकाव की उम्मीद लग रही है आपको क्या? देखो, मैं भारतीय किसान लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि अंधी अंधी तेरा बेटा आया है। तो अंधी को बेटा दिखता नहीं है, जब उसकी गोदी में आ जाता है उसको बेटा जब दिखता है। जिस दिन अंधी की गोद में बेटा आ जाएगा उस दिन हम बता देंगे कि हाँ, अंधी की गोद में बेटा आ गया। और फिर किसान कोई अमेरिका का राज नहीं मांग रहा, हिंदुस्तान की कुर्सी नहीं मांग रहा, कहीं अपना कोई ये नहीं मांग रहा भाई हमें विधायक, सांसद या मंत्री बना दो, तुम बने हो तुम बने रहो। वो सिर्फ बहुत छोटी सी बात कह रहा है। और भारतीय किसान लोक शक्ति ने, जो हमारे कृषि सचिव हैं, उनको जाकर के किसान भवन में सारे बिंदुओं से अवगत भी करा दिया कि जो कृषि बिल है, हम ये नहीं कह रहे वापस कर लो, रखो भाई, लेकिन हमको जो देश आजाद हुआ तब से आज तक लूटा गया। कहीं भी किसी से अगर एक पर्स भी छिन जाता है, गले में से एक चैन उतर जाती है, तो लूट का मुकदमा दर्ज होता है, राहजनी का मुकदमा दर्ज होता है। और किसानों की 2009 की कमाई एक हरियाणा और पंजाब को छोड़ करके पूरे देश में लूट ली जाती है।
एमएसपी होता है 1900 रुपए का, फसल बिकती है 900 रुपए में, आधे में भी नहीं बिक पाती, आधे से भी कम में बिकती है। तो किसान बेचारा आत्महत्या पे आत्महत्या करता चला जा रहा है। कभी संसद सत्र नहीं बुलाया गया किसान के नाम पे आज तक, जब से देश आजाद हुआ है, कि भाई आज संसद सत्र में सिर्फ किसान नामों पे ही चर्चा होगी, किसान की आत्महत्याओं पे कैसे रोक लगे, किसान के जीवन यापन का साधन कैसे हो। आज किसान के पास न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, न उसकी फसल का लागत मूल्य मिल रहा है, बल्कि ये है कि किसान घाटे की खेती कर रहा है, जबकि देश में आज तक किसी ने घाटे का सौदा नहीं किया। देखो, राजनेताओं को अगर सुनो, एक मिनट सुन लो, राजनेताओं को अगर टिकट ना दे पार्टी तो पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। व्यापारियों को अगर अपने व्यापार में घाटा आता है तो व्यापार बदल देते हैं, और सरकारी कर्मचारियों को उससे अच्छी नौकरी मिल जाए तो अच्छी नौकरी पा लेते हैं। सिर्फ देश का किसान और जवान ऐसा है जो अपने धर्म पे आज तक अड़े गए, भले ही उसे कितना ही घाटा जा रहा है। स्वराज जी, आप कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा छोड़ दो तो बाकी लोगों के साथ बहुत शोषण है, लेकिन मध्य की बात है कि पंजाब और हरियाणा वाले परेशान है, बाकी लोगों को इतनी चिंता नहीं है। नहीं, उसमें मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लो कि हरियाणा और पंजाब में जो सरकारी रेट घोषित होता है वो बिचौलियों के द्वारा, आढ़तियों के द्वारा खरीदा जाता है। वो जो हमारे आढ़ती होते हैं वही सरकारी रेट पे खरीद कर लेते हैं, उन्हीं को लाइसेंस मिल जाता है सरकारी खरीद करने का, तो एमएसपी पे ही खरीद करते हैं। तो हरियाणा पंजाब को तो ये डर है कि एमएसपी छिन ना जाए तुमसे, जो आज तक मिलती रही है। पूरे देश में आज तक मिली ही नहीं किसी को जीत, क्योंकि सरकारी कांटे या सरकारी खरीद केंद्र तो है नहीं, देश के पास इतनी सुविधा तो है नहीं। और आढ़तियों को कहीं भी पूरे देश में ये अधिकार नहीं है, हरियाणा पंजाब छोड़ के, कि आप सरकारी खरीद केंद्र पे अपना खरीद करो, क्योंकि अब भी एमएसपी तो इस साल भी हुआ, लेकिन हमारा धान लुटा, हमारी मक्का लुटी, हमारा बाजरा लुटा, हमारी कपास लुटी, हमारे दलहन लुटे, हमारे तिलहन लुटे, सारी फसल एमएसपी से आधे से कम मूल्य में लूटी। स्वराज जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि बाकी जो देश के किसान है वो इतना परेशान नहीं है, ऐसा क्यों? कौन कहता है? आज बिहार भी बंद रहा, छत्तीसगढ़ बंद रहा, मध्य प्रदेश बंद रहा, राजस्थान बंद रहा, कौन कहता है बंद नहीं? भाई बंद नहीं है, सारे किसान मैदान में रहे। कारण ये है, मैं बताऊं आपको, कि अगर उग्र आंदोलन होता है तो मीडिया को भी देखता है, सरकार को भी दिखता है। अगर हम शांतिपूर्ण मौलिक अधिकार से अपना जिला कार्यालय पे जाते हैं और ज्ञापन प्रेषित करते हैं महामहिम राष्ट्रपति के नाम या प्रधानमंत्री के नाम, वो आज तक किसी को देखा ही नहीं, ना तो छपा अखबारों में, ना मीडिया में चला, तो किसी को दिखा ही नहीं। हम आते हैं शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन दे जाते हैं, प्रधानमंत्री जी पढ़ाएंगे, महामहिम राष्ट्रपति जी पढ़ाएंगे, उस चीज को आप मानते नहीं कि हम विरोध कर रहे हैं? नहीं सर, तो वही माना जाता है ना जो सड़कों पे आता है। अरे आज हम लोगों ने पूरा दिन कवर किया सर। स्वराज जी, आप मतलब आप देखिए हर चैनल पे हम लोगों ने सारा दिन, नहीं आप लोगों ने बंद का आह्वान किया तो हम लोगों ने कवर किया, पिछले 10-12 दिन से जितना भी आप लोगों का मूवमेंट चल रहा है उसको हम लोगों ने कवर किया है। 10-12 दिन से मैं मीडिया का धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन जब ही तो चला जब बॉर्डर पे आके किसान डट गया। हम भी आपके सामने दलित प्रेरणा स्थल नोएडा बॉर्डर पे खड़े हुए, जो मायावती जी के समय पे बना था, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं हम 10 दिन से जी। तो आज हम जब खुले आसमान के नीचे रात दिन सो रहे हैं, जब ही तो कवर किया। अगर हम जिला कार्यालय पे ज्ञापन देके चले जाते थे पूरे देश में, वो किसने दिखाया ये बताओ मुझे? नहीं, जिला कार्यालय वाली खबरें सर जिला के अखबार छापते हैं, ऐसा नहीं कि वो अननोटिस जाती, लेकिन खैर चलिए वो आपको दिखा नहीं ना, आपको पता नहीं है। 2 महीने से 2.5 महीने से पूरे देश में ज्ञापन जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हाँ, अगर रेल चलवा दो, आप सुनो, मैं आपसे कह रहा हूँ रेल चलवा दो, हाँ, पूरे देश का किसान रेल में बैठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक सर, ठीक। बद्रीनाथ चौधरी जी, आप भी भारतीय किसान संघ से हैं, आप बताइए, जो अभी शिवराज जी कह रहे थे कि देश भर का किसान परेशान है और आपका जो संगठन है वो तो एफिलिएट भी है, आप कह सकते हैं कि आपकी नजदीकियां हैं सरकार से, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही, आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो फिर आप दोनों बातें कैसे बोल रहे हो? नजदीकियां भी है, सुनी भी नहीं जा रही। अरे सर, आंदोलन कर रहे हो तो कैसे सुनी जा रही? करके कोई भी सरकार हो, किसानों के हित में, किसानों के हित में हमेशा बोलता आया है, तो फिर नजदीकियां कैसे बनेगी? अच्छा, तो आपकी चलिए, आपकी दूरियां मान ली मैंने, आपकी बहुत दूरियां हैं, अब बताइए कि आपकी बात क्यों नहीं मानी जा रही? चलिए बताइए। नहीं, हमारी बात सरकार माने, इसके लिए हमने प्रयास किया, हमारा प्रयास अभी खत्म नहीं हुआ, हमारा संघर्ष जारी है, चालू है। हम सत्याग्रह के आधार पर करते हैं और वो हमारा बंद थोड़ी हो गया। हमने अभी ये लड़ाई हो रही है और ये जिस प्रकार से हो रही है, इसी में हम शांत हैं। बाकी हमारी तो
लड़ाई 5 जून से चालू हो गई थी और वो 20,000 गांवों तक पहुंची है, 450 जिलों तक पहुंची है, आगे सरकार से जारी है अभी तक। जब तक मांग पूरी नहीं होगी जारी रखेंगे हम। नहीं, मान क्यों नहीं रहे सरकार के लोग? आपका पॉइंट क्यों नहीं मान रहे वो लोग? नहीं, एक्चुअली क्या है, इस समय मांगे मानने के लिए, वार्ता करने के लिए हम आगे नहीं हैं। जो किसान बंधु, किसान नेता और ये मांग रहे हैं, उनको उनका मौका है, उन्हीं की तो बात चल रही है, अभी हमारी कहाँ चल रही है? मतलब किसकी चल रही सर फिर? वो भाई तीनों बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं। जो हम इस सिद्धांत पर सहमत नहीं है अभी तक आपस में, तो हमारी लड़ाई हम लड़ें क्यों? पहले एक बार वो कोशिश करेंगे। तो मतलब ये है कि क्या किसान संघों के बीच में आपस में अभी टकराव, अभी एक मत नहीं हो पा रहे हैं कि मांग क्या है आप लोगों की? कहाँ टकराव कहाँ है? टकराव कहाँ? हम इनके सामने कहाँ आए? अरे तो मनभेद तो हो ही गया ना सर। भिन्नता थोड़ी है ना, हम चाहते हैं भाई इसमें संशोधन। नहीं तो आपने हम मैं दोनों लोगों से क्लियर कर लेता हूँ, आपकी मांग क्या है सर? बद्री जी, आपकी मांग तीनों कानून वापस लेने की है कि एमएसपी की है? हमारी मांग तीनों कानून वापस लेने की नहीं है। फिर हमारी मांग एमएसपी की भी है, पेमेंट की मैकेनिज्म डेवलप करने की है और न्याय व्यवस्था को ठीक करने की है। ऐसी हमारी जो मांगे हैं हाँ। वो इनसे मिलती जुलती है। लेकिन इन्होंने जो तीनों बिल वापस लेने की बात कही है, हाँ। ये एक राजनीतिक प्रेरित विषय हो जाता है और ये सारा आंदोलन राजनीतिक हाईजैकिंग की ओर बढ़ रहा है। हाँ। यहाँ हमारी मतभिन्नता है। शिवराज जी जी बताइए। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 2-3 बात बताऊंगा जो आपने इससे क्वेश्चन किया कि सरकार मान क्यों नहीं रही है। नहीं, पहले वो बताइए मत है कि क्यों नहीं है, मत भिन्नता क्यों है आप लोगों के आपस में, क्यों नहीं तय हो रहा है कि मांग क्या है? बिल्कुल मत भिन्नता नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून के लिए सारे संगठन चिल्ला रहे हैं। हाँ। और जो न्याय प्रणाली के लिए इन्होंने कोर्ट से रोका है उसके लिए सब कह रहे हैं। हाँ। जो ये सुनो, और इन्होंने जो भंडारण की बात कही है, कई भंडारण से जो कृषि व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो कहीं माल खरीद करके ब्लैक मार्केटिंग ना कर दें, देश महंगाई का शिकार ना हो जाए, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल रहे कि भाई आप भंडारण तो खूब कर सकते हैं, लेकिन जिस रेट में खरीदते हैं उससे इतने % तक ही आप वापस बेच सकते हैं। अगर बेचने पर उन पर पाबंदी नहीं लगी तो वो जो 10 रुपया किलो चीज खरीदेंगे वो 500 रुपया किलो बेचेंगे और देश महंगाई का शिकार हो जाएगा। किसान ही नहीं, सभी महंगाई के शिकार हो जाएंगे। शिवराज जी डिटेलिंग में हम थोड़ा और बात नहीं, मैं मोटे तौर पे कि आप जो जैसे जी बद्री जी कह रहे हैं कि वो एमएसपी और वो जो एक एसडीएम वाला मामला उस पे उनका फोकस है, बाकी तीनों कानून में उसमें राजनीति हो रही। आप बताइए। भंडारण पे भी भाई आपने सारा सामान अपने यहाँ भर लिया और फिर अपने हिसाब से बेचा। आप तीनों कानून वापस चाहते हैं कि नहीं? तीनों कानून वापस हो पूरी तरीके से? संशोधन चाहते हैं, संशोधन जो बिल में कमी है संशोधन चाहते हैं। और सुनो, सभी संशोधन चाहते हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि एक बार हमारे गौतम बुद्ध नगर में किसी ने जो तोप का लाइसेंस भर दिया कि भाई मुझे तोप का लाइसेंस दे दो, और डीएम तक फाइल पहुंच गई। डीएम साहब ने उसको बुलाया, भाई किसका लाइसेंस ले रहे हो? कि जी तोप का। कि तोप का लाइसेंस तो कोई देता ही नहीं। क्या जी मैंने तोप का लाइसेंस इसलिए मांगा है कि घटते तमंचा पे तो रह जाएगा। सर आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अभी एक पिक्चर भी आई थी 24 तोपों की सलामी। कानून वापस लो जब तो संशोधन होगा उसमें। अरे ये देखिए प्रैक्टिकल बात यही होती है। सर बहुत अच्छी बात कही आपने, अब इसको आगे मैं ले चलता हूँ। सरकार आगे बढ़े, 2 कदम हम आगे बढ़े, समझौता होगा। हम सरकार के विपक्ष में नहीं है, सरकार को हमने बनाया है, वोट 70% किसानों दिया है। हम अपनी सरकार से मांग रहे हैं और हम किसी विपक्ष का भी सहारा नहीं लेते। मैं विपक्षी पार्टियों के लिए जो आंदोलन को कह रहे हैं हाईजैक करेंगे, उनसे कहूंगा अगर आप किसान हितैषी हैं तो हमारी तरह खुले आसमान में अपना अलग मोर्चा संभाले। जी शिवराज जी रुकिए, अब थोड़ा रुकिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं। और ये जफर इस्लाम साहब भाजपा के हैं और सांसद भी हैं और पार्टी प्रतिनिधि भी हैं। बताइए सर, ये तो बिल्कुल एकदम साफ कह रहे हैं कि हमको पूरा वापस नहीं चाहिए, लेकिन कुछ संशोधन है। अब आप इतना तो आपको भी मानना चाहिए। देखिए, चूंकि अभी बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही है किसान संघ के रिप्रेजेंटेटिव और भारत सरकार के बीच में, इसलिए अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे इस पे, इसलिए कि जो आपसी तालमेल से बात चल रही है, उनके जो डिमांड है और भारत सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, जो भी कठिनाइयां होंगी भारत सरकार के सामने वो हम उनके सामने रख रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं अपने किसान भाई बहनों से कि देखिए, हमारी सरकार वो एक सरकार है जो
आपके हितैषी सरकार है, किसानों के हितैषी सरकार है। हमारे सरकार आपकी है, हमारी है। आपकी सरकार है सर, तो कह रहे हैं देश की सरकार। अब मैंने तो वही कहा, आपके सर, मैं तो कहा आपकी सरकार जो है हमारी सरकार है जी, बिल्कुल सरकार को। हाँ बिल्कुल सही, मैंने आप ही की सरकार का, आपकी सरकार आपकी सबसे बड़ी सरकार है। आपने ये कहा हमारी सरकार, आप ये कहते हैं किसानों की सरकार है। ठीक है। अरे जफर साहब बहनों को एड्रेस करके हाँ, जफर साहब आप किसानों की सरकार बोलिए। नहीं, किसान भाई बहनों को एड्रेस कर कह रहे हैं कि जब से हमारी सरकार है, देश में 2014 से सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, आप आंकड़े उठा के देख लिए, चाहे एमएसपी पे खरीद जितनी हुई है, जितना ज्यादा खरीद होती, या फिर जो हमें इनपुट कॉस्ट कम करने की कोशिश की है, या हमने लागत से ज्यादा जो है मूल्य देने का कोशिश किया है जो ऐतिहासिक फैसले के द्वारा, या जो हमने किसान सर्विसेज देने की कोशिश की है, जो के अंदर में बहुत सारी सुविधाएं देने की कोशिश की किसान सर्विसेज में, और आगे भी हमारी मंशा ही यही है कि हम अपने किसान भाई बहन के आमदनी बढ़ाएं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आमदनी आपकी बढ़े, हम तो उसी रास्ते में चल रहे हैं जो आपका रास्ता है। लेकिन कुछ गलत फहमियां अगर हो गई हैं, कुछ गैप जिनको एमएसपी नहीं मिल पाता, जो 94% किसान है जिनको एमएसपी नहीं मिल पाता। मैं थोड़ी सी बात और खत्म कर लूं। मैंने देखिए आपकी बात सुनी, इसलिए मैं उसी पर टीका टिप्पणी कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी बातों पर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं उनसे सवाल करता हूँ, अपने किसान भाई बहनों से। एक सवाल है मेरा, देखिए मैं इसके तीनों कानून के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि जब ये तीनों कानून पास हुआ तो एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। कुछ ऐसा लोगों ने जरूर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, और वो लोग जो चाहते थे कि इसमें फेरबदल हो, चाहे पीएमसी एक्ट में फेरबदल हो, ये ज्यादा ऑप्शन दिया जाए, ये सारे जो है रिकमेंडेशन एक्सपर्ट कमेटी यूपीए सरकार के समय जो आई थी, या आप देखिए जो फाइनेंस कमीशन 2007 का जो रिकमेंडेशन है, या ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर हेडेड बाय जो है उसको अध्यक्षता जो उसकी कर रहे थे हुडा जी, उनके अंडर में जो रिकमेंडेशन आया है, या फिर आप स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट देखिए, या ऐसे बहुत एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट देखिए, सबके जो रिकमेंडेशंस यही आए हैं कि आप किसानों को मंडी के अलावा और भी ऐसा ऑप्शन दीजिए जिससे उनको अपनी लागत से ज्यादा, बहुत ज्यादा मूल्य मिल सके और बेहतर आमदनी हो सके। हमारी मंशा आप ऐसे समझिए, सरकार की मंशा, आपकी सरकार जो उसकी मंशा, लेकिन बिल में कुछ कमी खामियां रहेगी नहीं रहेगी, ये बताओ। बिल में कुछ खामियां है नहीं? बस आपके, अगर एक मिनट में, अगर आपको ऐसा लगता है कि देखिए हमने तो, आपकी सरकार ने आपके लिए हर वो कुछ करने की कोशिश की है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा खाते में पैसा पहुंचाना, या फसल बीमा योजना लेके आना, या पेंशन देना। बिल पे चर्चा कर लो भाई। मैं ये कह रहा हूँ, सबसे बड़ा महान व्यक्ति वो होता है जो गलती करके गलती मान ले। ये कह दो गलती हो गई, बिल में खामियां रहेगी, संशोधन होगा, इतना कहना है बस। जो खामियां रहेगी संशोधन होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चूंकि सरकार, भारत सरकार के प्रतिनिधि कृषि मंत्री और पीयूष गोयल जी दोनों, और आप लोगों के जो प्रतिनिधि वहां 40 किसान भाई बहन बैठे हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि जो आप लोगों ने बात रखी है, उस बात को वहां पर चर्चा की जाएगी। जफर साहब और वो किया जाएगा। जफर साहब, मैं इस बारे में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि चूंकि अभी चर्चा चल रही है, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि क्या उसमें आपने रखा है। ठीक है जफर साहब, नहीं, अरे सुनिए ना, जफर इस्लाम जी, शिवराज जी, जफर साहब, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल सिचुएशन है कि जफर साहब यहाँ पे कोई बात ये ऐसी नहीं कह सकते कि हाँ हम तैयार हैं कि हम चेंज करेंगे, लेकिन हम के बाद कुर्सी पे बैठने के बाद पाबंदी हो जाती है। हाँ नहीं, इनको अधिकार भी नहीं है ना सर, क्योंकि बातचीत कहीं और चल रही है, तो वो एक टेक्निकल सिचुएशन हम लोग समझते हैं कि इनके मुंह से हम कैसे कहलवा दें कि हम बदलने के लिए तैयार हैं, तो वो मैं समझता हूं। लेकिन हम मानसिकता समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सरकार के अंदर ऐसी सोच है कि अगर मान लीजिए कहीं लगता है कि हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो वो हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन सारा इल्जाम इधर चला गया है सुरेंद्र राजपूत की तरफ। देखिए किसान नेता भी कह रहे हैं कि आप लोग रोटियां सेक रहे हैं, आप लोग कभी बैठे उस ओस के नीचे इन नेताओं के साथ, किसान भाइयों के साथ? आप लोग बाहर खाली बयानबाजी चला रहे हैं। देखिए दोनों किसान नेता आपके सामने कह रहे हैं, बताइए। ठीक है, देखिए नीरज भाई, किसान हमारे आगू हैं, हमारे
साथी हैं, हमारे नेता हैं। स्पष्ट रूप से हम इस पर इस वक्त कोई भी विभेद वाली टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अभी 2-3 बातें 4 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। अभी जैसे ये कहा जा कि ये सरकार किसान हितैषी सरकार है, तो और किस सरकार ने किसान सम्मान निधि दी, किसान बीमा योजना दी और किसान सम्मान में 6,000 रुपए साल दे रहे हैं। तो मैं आपको सिलसिलेवार 2-3 बातें बता देता हूं, फिर आपकी इस बात पर आ जाऊंगा। छोटी छोटी सी बातें हैं। आपने डीजल की सब्सिडी खत्म कर दी और डीजल पे 400% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और किसान को दे दिया 2,000 रुपया। आपने जो है यूरिया की सब्सिडी खत्म कर दी और उसके बाद किसान को दे दिया आपने 2,000 रुपया। आपने सारी सब्सिडी खत्म करके आपने फार्म के इक्विपमेंट्स पे 18% टैक्स लगा दिया, यानी किसान की जेब से तो आपने 30,000 रुपए ले लिए लगभग और किसान को दे रहे हैं 6,000 रुपए। तो बढ़िया व्यापारी हैं गुजराती लोग, 24,000 रुपए का लाभ कर रहे हैं, नंबर 1। तो ये तो हो गई इनके किसान के सम्मान की। दूसरी बात, किसान को अन्नदाता और देवता कहने वाले लोग, जब पंजाब के किसान दिल्ली आ रहे थे तो नक्सलियों की तरीके से सड़क खोदी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और बाकायदा सर्दी में ठंडे पानी का वाटर कैनन किया जा रहा है, लाठी और डंडे मारे जा रहे हैं और उसके बाद आंसू गैस छोड़ी जा रही है। यह इनका स्वागत करने का तरीका है। तो आपके सामने है दोनों चीजें। एक तो बात हो गई ये। अब आप आ जाइए इस आंदोलन में राजनीतिक रूप से विपक्ष के शामिल होने का। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहें, जिस दिन यह बिल आया था उस वक्त भी हमने किसानों की राजनीति के तहत इस बिल का विरोध किया था, संसद में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा में हमको जबरन निलंबित किया गया और राज्यसभा में बुलिंग की गई हमारे साथ। हरिवंश राय जो मेरी बात हो जाने दीजिए नीरज जी, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे तो मैं रोका कहा मैंने, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। राज्यसभा के उपसभापति हैं। नहीं सर क्षमा कीजिए, मुझे लगा कि कोई बोला है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, हरिवंश सिंह जो है राज्यसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं, वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में काले धब्बे के रूप में जाने जाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने ये बिल गैर कानूनी तरीके से पास कराया। और जिस दिन से ये बिल पास कराया उस दिन से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कहीं ना कहीं विरोध कर रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 3 दिन की किसान यात्रा हुई और इसके बाद पंजाब असेंबली पहली असेंबली है जो अपना किसान कानून लेकर के आई। और अब आप जो कहते हैं कि कांग्रेस लेकर के आई थी ऐसे बिल को, बिल्कुल आप उसका भी आप स्पष्टीकरण सुन लीजिए। एपीएमसी एक्ट में हमने संशोधन की बात की थी और उसके ड्राफ्टों को हमने राज्य सरकारों को भेजा था और साथ में यह कहा था कि राज्य सरकारें इन सारे ड्राफ्टों को अपने हिसाब से संशोधित करें एपीएमसी एक्ट को, और एपीएमसी एक्ट में जो कमियां हैं ताकि हमारे किसान की उपज अंतरराष्ट्रीय बाजार तक जा सके, इसमें कोई गलत नहीं था। और उसके बाद मंडियों का और एपीएमसी एक्ट के सुधार की हमने बात की थी, एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात नहीं की। तो इन्होंने कहा बात की खत्म करने, प्राइवेट प्लेयर से तो मंडी शुल्क नहीं ले रहे हैं आप। इधर कहां मंडी खत्म हो रही है? मंडी है ही ना। मैं बता वो नहीं, अरे इनको जवाब देने दीजिए ना। मैं बता नीरज भाई आप अगर किसान के बेटे होंगे तो समझ जाएंगे। मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं कहां खत्म कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझिए कि जब किसान मंडी से तो लिया जाता है क्रेता से 7% शुल्क, एफसीआई और जो बड़े पीडीएस सिस्टम को देने वाले लोग हैं, चाहे वो एफसीआई हो चाहे अन्य संस्थाएं हो, सरकार से 7 से 8% शुल्क लिया जाता है। यहां बड़े विद्वान एक बैठे हुए हैं जो कृषि शास्त्री हैं, एमजे खान, आप उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, प्राइवेट प्लेयर से 1 भी % शुल्क नहीं लिया जाएगा क्रेता में। तो जब क्रेता का शुल्क प्राइवेट 1 भी % नहीं लिया जाएगा और मंडी से 7% लिया जाएगा तो मंडी अपने आप खत्म हो जाएगी। और शिवराज जी ने जो कहा कि मंडियां हरियाणा और पंजाब की इकलौती ऐसी मंडियां हैं जहां पर आड़ती खरीदता है एमएसपी पर, बाकी पूरे देश में तो सेंटर ही नहीं है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मक्का बिक रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अडानी और अंबानी ने पिछले दिनों में 5 लाख टन मक्का का जवाब लेने दीजिए। उसी तरीके से 46 रुपए किलो दाल लेकर के अडानी और अंबानी ने 200 रुपए किलो बेची थी इसी भारतीय जनता। सर जवाब तो लेने दीजिए ना मुझे। तो जब किसान की उपज मार्केट में आ रही होती है तब सर जवाब लेने दीजिए ना। आप एक तरफा बोले जफर साहब, लेकिन जवाब मैं जफर साहब से लूंगा। मुझे खाली आप अरे विषय सर समझ गया विषय में। जफर साहब उसका जवाब दे दीजिए, दोबारा हमको तो और करिएगा, अभी तो शो थोड़ी खत्म हो रहा है। आप फिलहाल ये सोच के मुझे बताइएगा कि जो पंजाब की मंडी में किसान गेहूं बेचता है
उसके हाथ में कितना पैसा आता है, ये दोबारा वाले में बताइएगा। जफर जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनको पहले तो एक सलाह दूंगा कि जाके अपने अरे देखिए, अभी आप देखिए बीच में बोल रहे हैं, मैंने सुनिए सर, सुन लीजिए ना राजपूत साहब, आपको बीच में मैंने टोका नहीं, अब आप भी जरा सुनिए थोड़ा सा सहमत। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, अरे भाई आप बड़े आदमी हो गए, अब आपको टोकना भी नहीं। अरे सर समय खत्म हो जाएगा ना, प्लीज सुनिए ना मेरे भाई। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इनको मैं सलाह देता हूँ कि अपने ही मैनिफेस्टो जाके देख ले 2019 का। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको जाके देखना चाहिए कि इनके ही, जब मैंने पहले भी जिक्र किया कि इनके टाइम में जितने भी अरे जफर भाई को बोलने दीजिए सर, फिर वो क्या था, टोका टिप्पणी में मुद्दे की बात रह जाएगी। आप लोग अरे मैं भी झूठ फैलाने में माहिर हैं। अरे भैया, आप सच फैलाने का माहिर है तो सुन तो लीजिए, जरा सुन लीजिए, फिर आप दूध का दूध पानी को पानी हो जाएगा। और जिस तरह से आप लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं किसान के, एक मिनट, अरे भाई सुन तो लो राजपूत जी, क्यों होते हैं उतावले हो रहे हो उतना, सुन तो लो भाई। मैं तो सुन रहा, आपको सुना पूरे आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतने बड़े हितैषी है सर किसानों के, सर सुनने दीजिए प्लीज, इतने बड़े, हाँ बोलिए सर, हितैषी किसानों के, तो 70 के दशक से जरा उठा के देख लिए 2014 तक एक सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी कितनी बड़ी और एक किसान भाई बहनों की आमदनी कितनी बड़ी। शर्म नहीं आएगा आपको उस वक्त बोलते हुए कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जब किसान भाई की बहनों के बारे में। अरे आपको आप जब उनके बारे में बात करते हैं तो अपने इतिहास और अपने गरीबा में झांक के बोले, पहले गरीबा में झांक के देखा कीजिए। राजनीति मत कीजिए, राजनीति किसान भाई बहन, आपकी जमीन खिसक गई तो आप सोचिए किसान के मुद्दे को लेकर आप राजनीति करेंगे। देखिए, आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है हमारे देश की सरकार, किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। शर्म आपको आनी चाहिए कि हमें आनी चाहिए। ये जो दो गुजराती व्यापारी हैं आपके यहाँ, ये किसान को लूट रहे हैं। आप तो सारे दोनों के दोनों गुजराती व्यापारी हैं, कहते हैं मेरी नस में व्यापार है, ऐसा बोलते हैं, कहते हैं मेरी नस में व्यापार है। अरे किसान को लूटने का व्यापार है आपके। स्वामीनाथन की रिपोर्ट, स्वामीनाथन कमीशन क्यों बनाया था? उसका रिपोर्ट अरे को क्या भाई आप मुझे ये बताइए, स्वामीनाथन रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट को किस लिए बनाया था? ठंडे बस्ते में डालने के लिए। देख रहे हैं शिवराज जी, सही कह रहे थे आप, सही कह रहे थे आप। बात आती है भाजपा कांग्रेस लड़ जाती है, वही तो बताइए किसान की लड़ाई लेकर के बैठ जाते हैं। किसान भाई का कोई हितैषी नहीं है। देखिए किसान भाइयों की बात हो रही है। मैंने एक सवाल पूछा था कि पंजाब की मंडी में, हाँ मैं आ रहा हूँ सर, पंजाब की मंडी में अगर कांग्रेस किसानों की हितैषी होती, हाँ, और कांग्रेस ने किसानों का भला किया होता तो हम भाजपा को क्यों लेकर के आते बम्पर वोटों से? हाँ, अब भाजपा को हम बम्पर वोटों से 2 बार बहुमत में ले आए, हाँ, सारे प्रदेशों में ले आए। अगर ये भी कांग्रेस की होड़ करेंगे तो इनकी भी कांग्रेस जैसी स्थिति हो जाएगी। कांग्रेस ने तो देश के किसान के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जब तो अब देश का किसान नोटा दबाएगा, किसी को वोट नहीं देगा आगे चल के। सुन लिया आपने राजपूत जी, किसी ने कसर नहीं छोड़ी किसानों के साथ। मैंने एक सवाल पूछा था, उसका कोई जवाब नहीं दिया। स्वराज जी की हर बात मुझे सर झुका करके मंजूर है। सच बात यह है कि मैं यहाँ स्वराज जी के लिए लड़ने आया हूँ, स्वराज जी से लड़ने नहीं आया हूँ। स्वराज जी मेरे अच्छा भाई अपनी अपनी बात क्विकली रखे भी। देखिए खान साहब के पास मैं जा ही नहीं पाया हूँ, जो इनका मत है उसका स्वागत। सुनिए सर, सुनिए आप लोगों ने क्या किया किसान भाई बहनों के साथ, पूरा देश देख रहा है। जफर भाई रुकिए जरा, मैं खान साहब के पास तो जा नहीं पाया सर, 24 मिनट हो गए भाई, रुकिए। लुटेरे हो भाई बहनों का, लुटेरे हो भाजपा वालों, लुटेरे हो, इसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं खान साहब के पास जा रहा हूँ। खान साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके की मंडी में लेवी है, आप मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत बता रहा हूँ, पंजाब में 14.5% टैक्सेज एंड लेवी है। अगर आप उसको 1975 से घटा दीजिए तो 1478 के आसपास का प्राइस बैठता मेरे ख्याल में, या 1546 समथिंग का प्राइस बैठता है जो किसान को गेहूं का मिलता है। बाहर भी ऐसे ही प्राइस में बिक रहा है पूरे देश में, तो क्या फायदा हमको वहां मंडी में बेच के टैक्स दे करके? वो 10,000 करोड़ का जो कॉर्पस इकट्ठा होता है एमएसपी के थ्रू बेच के, उसके लिए लड़ाई हो रही क्या ये? जी देखिए नीरज जी, पूरी बात अगर पर्सपेक्टिव में रखें हम,
तो ये बात सही है कि पिछले 10 सालों में आप देखें, उससे पहले हम लोगों का एक प्रोडक्शन माइंडसेट होता था कि मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। तो पूरा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का अगर स्ट्रक्चर देखें, पूरा एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो हम लोगों को कैसे प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना है, इसका पूरा एक ओरिएंटेशन होता था, पॉलिसी से लेके, प्रोग्राम से लेके, एजुकेशन से लेके, रिसर्च तक। क्योंकि कंट्री जो है वो डेफिसिट माइंडसेट से डील कर रही थी और डेफिसिट रियलिटी से। लेकिन पिछले 10 सालों में धीरे धीरे करके सभी कमोडिटीज़ में या तो हम सेल्फ सफिशिएंसी में आ गए या सरप्लस में चले गए, सिर्फ तिलहन को छोड़ दें। तो अब ओरिएंटेशन चेंज होने की जरूरत है। इसका मतलब जो एनर्जी, जो फोकस, जो थ्रस्ट प्रोडक्शन पे लग रहा था, आप पोस्ट प्रोडक्शन यानी मार्केटिंग एंड मार्केट रिफॉर्म्स पे लगना था। तो पिछले 15 सालों में जितने एक्सपर्ट ग्रुप्स बने, सब ने इस तरफ इशारा किया कि मार्केट रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। अगर किसान को, कंज्यूमर जो स्पेंड करता है, उसकी स्पेंड का ग्रेटर अगर शेयर पाई का देना है, तो आपको इफेक्टिवली कनेक्ट करना है। और उसी दिशा में पिछले 15 सालों का धीरे धीरे करके एक मूवमेंट चल रहा था कि यूपीए गवर्नमेंट में भी कुछ बदलाव हुए और इस गवर्नमेंट में जो एक बड़ा स्टेप लिया गया था वो इनाम का लिया गया था कि इलेक्ट्रॉनिकली सभी मंडी को कनेक्ट कर दें, और 7,000 में से कोई 700 जोड़ी भी जा चुकी हैं। तो अब ये ज़रूरत थी, अभी आज शरद पवार जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि भाई हमने इस तरीके का नोट मूव किया था, लेकिन एग्जैक्टली ये था, ऐसा नहीं था। अब जब इस बात पे सहमति है कि क्या एग्रीकल्चर सिस्टम में सब चीज़ ठीक थी, आंसर इज़ नो। क्या ज़रूरत थी मार्केट रिफॉर्म्स की और किसी न किसी इस तरीके के लेजिस्लेशन की, आंसर इज़ यस। क्या इसमें कोई कमी रह गई है? जी हाँ। अब उसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ सुधार हो सकता है। अब सिचुएशन आप बताते हैं क्या हुआ कि कम्युनिकेशन डेफिसिट रहा ऑर्डिनेंसल लाने की जल्दबाजी में। तो जो कंसल्टेशन होना चाहिए था, तो ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से, एक तरीके से डायलॉग डेफिसिट की वजह से ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुई। और जो विश थी कि एक तरीके से सेलिब्रेशन होगा, रियलिटी इज एजिटेशन हो रहा है। तो ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से जो एप्रहेंशंस क्रिएट हुई, दैट लेड टू एजिटेशन। अब आज का पॉइंट क्या है? आज से 15 दिन पहले तक किसान जो थे वो रिजिड थे, किसान फ्लेक्सिबल थे, सरकार रिजिड थी। पिछले 15 दिनों में अब सरकार फ्लेक्सिबल है, किसान रिजिड है। तो आगे का रास्ता क्या है? या तो अपफ्रंट डील करें और यील्ड करें, या डिफर करें, डिफ्यूज करें सिचुएशन को। तो अब जो कल मीटिंग होनी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट है कि कुछ तो एरियाज ऐसे थे जिसमें सरकार ने सहमति का एक तरीके से इंडिकेशन दिया, और कल भी पूरा दिन राउंड ऑफ मीटिंग्स चलती रही है मिनिस्टर लेवल पे। और कुछ एक 10 पॉइंट का सजेशन हमने भी सर्कुलेट किया है, किसान नेताओं को भी किया है और 4 की मिनिस्टर्स को भी किया है कि भाई इसके अराउंड सहमति बन सकती है। अब 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं इसमें। एक, किसान पिछली मीटिंग में इस कदर रिजिट हो गए थे कि कोई 30 मिनट तक वहाँ साइलेंस हो गया था कि यस और नो, दैट वाज द सिचुएशन क्रिएटेड बाय फार्मर्स। तो अब सरकार इस चीज़ के लिए सहमत है कि जो तीनों लेजिस्लेशन में मिला के कोई 20 या 22 एरियाज निकलते हैं प्रोविजंस, उसमें 15-16 तो बहुत क्लियरली किसानों के फायदे के हैं। अब जो 5-6 एरियाज हैं जिस पे डिस्प्यूट हो सकता है, उसमें भी पिछली बार जो किसानों ने मांग रखी, जो बाद में कृषि मंत्री जी ने बाहर आके इंडिकेट किया कि सरकार इस पे विचार कर रही है और कर सकती है, वो ऐसी डिमांड है जो कोई भी किसान नेता अगर जरा भी समझदारी से बात रखे तो उसको डिमांड कभी नहीं करेगा। जैसे कि एसडीएम से हटा के रिड्रेसल जो है कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं। अब आप ये बताएं, जल्दी निपटारा होगा या कोर्ट ऑफ लॉ में होगा? एसडीएम पे प्रेशर किसानों का चल सकेगा या कोर्ट ऑफ लॉ में चल सकेगा? और कारपोरेट जो है अच्छा वकील कर पाएंगे कोर्ट में लड़ने के लिए या किसान कर पाएंगे? तो ये कैसे किसानों ने मांग रख दी, नंबर 1। नंबर 2, जो ईसीए की बात है कि जब कैपेसिटीज क्रिएट होंगी, जब एक्सेस प्रोडक्शन है, तब जितनी ज्यादा कैपेसिटीज क्रिएट होंगी और नो रिस्ट्रिक्शन होगा, तो वैसे वैसे मल्टीपल प्लेयर्स होंगे और स्टॉकिंग ज़्यादा होगी, तो प्राइसेस ऊपर को जाएंगे रादर देन क्रैश होने के। लेकिन जो सुरेंद्र जी का पॉइंट था, जिसकी वजह से किसानों में एक पंजाब में एक बड़ा अप्रहेंशन भी पैदा हुआ और उनको लगा कि कहीं मंडी सिस्टम डिसमेंटल ना हो जाए, वो ये था कि डिफरेंशिएटेड टैक्सेस, कि मंडी के अंदर टैक्स नहीं होगा, मंडी के बाहर टैक्स होगा। और जो आपने अभी पॉइंट मेंशन किया था, ये सही बात है कि आज मुश्किल से 8% किसान एमएसपी एक्सेस कर पा रहे हैं, तो 92% एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उसमें बड़ी वजह यह है कि ऐसा नहीं कि प्रिक्योरमेंट सेंटर्स बहुत दूर दूर लगते हैं, वो भी एक रियलिटी है, लेकिन कि जो छोटे किसान है वो सोचते कहाँ हम 1-1.5 रुपये के चक्कर में लंबा लाइन लगेंगे, और इन एनी केस टैक्सेस मिला के जो है वो डिफरेंस कम कर देते हैं। तो आज जो कोशिश होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि कैसे अगर एमएसपी की डिमांड जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट के किसान कर रहे हैं,
इसके बजाय जो नॉन ग्रीन रेवोल्यूशन के किसान जो एमएसपी एक्सेस नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कंट्री में, इन एनी केस 92% नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे एनेबल करें फार्मर्स को टू एक्सेस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स। उसके बजाय पूरा तवज्जो उन लोगों की एक उस पे है कि किस तरीके से इसको कंटिन्यूटी करें। सरकार की तरफ से इस बात पे सहमति है बाय एंड लार्ज। खान साहब, तो फिर ये भी हो सकता है ना कि जो मंडियों, जो अभी की मंडियां हैं, चाहे पंजाब की हरियाणा की हैं, वही व्यापारी बाहर भी खोल सकता है, नई व्यवस्था के तहत मंडी खोल सकता है, उसको उस टैक्स में क्या इंटरेस्ट है? नहीं देखिए, एनेबलिंग प्रोविजंस अगर क्रिएट करते हैं, नहीं इसमें पैरिटी की डिमांड है, उस पर तो मैं सहमत होता हूं कि भाई मंडी के अंदर मंडी के बाहर या तो यूनिफॉर्म टैक्स कर दें, चाहे जीरो कर दें, या इसको ये भी एक सलाह है कि इनपुट क्रेडिट दे दें मंडी को, ताकि सर दूसरा सवाल इसमें ये भी उठता ना, जो बातें आपने सर दो रखी खान साहब, कंपनसेट कर दे फाइनेंशियल। जी खान साहब, दो बातें जो आपने रखी उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। शिवराज जी आप सुनिएगा, सवाल आपसे पूछूंगा मैं। आप जब आप मंडी में लेवी और टैक्स कटा के आते हैं तो आपको क्या भाव मिलता है, और बाहर जो आप बेचते बिना उसके उसमें क्या भाव मिलता है? तो बहुत डिफरेंस थोड़ी है कि मंडी के अंदर बेचने से आपको बहुत फायदा मिल रहा है, अब वहां पे कूड़ा कचरा और बाजरा बेच लेते हो तो अलग बात है। पॉइंट यहां पे ये है, अरे ये बात नहीं है, सुनिए ये यार, हकीकत जानना सीखिए आप लोग, हवा में बातें मत करिए। जानकारी नहीं है, मैं क्षमा के साथ, नहीं मैं भी क्षमा के साथ कह रहा हूं सुरेंद्र जी, जानकारी आपको नहीं है। से नहीं लिया जाता है, टैक्स क्रेता से लिया जाता है, तो क्रेता आपके भाव कम करके लेता है ना सर। कह रहे हैं कि बाजरा और कूड़ा बेचते हैं, आप ये कह रहे हैं किसान को कि किसान मंडी में कूड़ा बेचता कोई मार्क उसका है क्या? मार्किंग उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है? कूड़ा बेचता है, किस भाव में स्टैंडर्डाइजेशन होता है आपको पता है क्या? आप बात ये कर रहे हैं। हाँ मैं ये बात कर रहा हूँ, कि मंडी आपको मानकीकरण का अंदाजा है कि नहीं है? खाली ज्ञान बैठ के नहीं दिया जाता है। किस स्टैंडर्ड में क्या माल बेचा जा रहा है, 1975 किसका भाव मिलेगा ये आपको पता है क्या? किसान हूं पूरी जिंदगी बेचा है, पूरी जिंदगी बेचा, ये पता भी होगा ना आपको, वो बेचते होंगे अडानी और आपको पता होगा। ये जुमलेबाजी जो आप लोग बार बार करते हैं ना, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग भ्रमित मत करिए, समझ में आई बात आपको सुरेंद्र जी? वो पता मुझे कितनी ईमानदारी से बेचते हैं, बड़ी ईमानदारी से बेच रहे थे, तो जब सरकारें थी आपकी तो क्यों नहीं कर दिया था आपने? चोर कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत देर से आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ, किसानों को बेईमान बता रहे हो यार तुम। समझ में आई बात? मैं ये कह रहा हूँ, दोबारा सुनिए, चोर कह रहे, शांत हो जाइए और दोबारा सुनिए। चोर कह रहे हैं, अरे शांत हो जाइए यार आप। क्या शब्द कह रहे हो, तुम्हें यही पता नहीं तुम शब्द क्या कह रहे हो। शिवराज जी दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं। जो मानकीकरण के तहत आप मंडी में बेचते हैं, जब उसमें कट के आपको पैसा मिलता है और जो बाहर आप बेचते हैं, बहुत डिफरेंस नहीं रह जाता, तो क्या उसका बहुत लाभ है कि आप मंडी के अंदर ही बेच रहे हैं उसका? मैं सुनो, मैं लोकसभा का अध्यक्ष नहीं हूँ, 1 हेक्टेयर का किसान हूँ मैं खुद खेती करता हूँ, और मेरे सामने समस्या आती है कि जब हम सरकारी खरीद केंद्र पे ले जाते हैं तो एसएमआई उस माल को फेल कर देता है जी, और वही माल मंडी में बिकता है और वही माल फिर सरकारी खरीद केंद्र पे पहुंच जाता है। मैं कब कह रहा हूँ मंडियों में हमारी लूट नहीं हुई? सर यही तो मैं ये कह रहा हूँ, ये समझाइए ना सुरेंद्र राजपूत को, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मंडियों में, तो उसी के लिए तो हम कह रहे हैं भाई, आप ये कह रहे हैं, सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट धैर्य, अरे सुनिए एक मिनट आप, नए, एक मिनट सुन लो कि नए का, राजपूत जी सुनिए आप पहले। राजपूत जी एक बात सुनो, मैं भी राजपूत हूँ, मेरी बात सुन लो। आप ये कह रहे हैं कि नए बिल में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए एमएसपी का मामला कहां से आ गया? तो मैं ये कह रहा हूँ नए बिल में एमएसपी का जिक्र नहीं है, ठीक है, तो क्या एमएसपी के लिए फिर दोबारा का आंदोलन करें हम? जब आंदोलन हो ही रहा तो इसमें एमएसपी की बात को ना रखें। जो हमारी लूट होती आई है मंडियों में, हमारा जो है 1900 का एमएसपी है, 900 में माल बिक रहा है, चाहे धान है, चाहे मक्का है, या बाजरा है, या कपास है, या दलहन है। तो शिवराज जी वही तो बात हो रही है कि उस मंडी का फिर आपके लिए क्या लाभ है? तो मंडी का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग कि एपीएमसी एक्ट रहना चाहिए? अरे भाई मेरी बात सुनो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हमारे से तो ए खरीदे, बी खरीदे, सी खरीदे, डी खरीदे, लेकिन जो एमएसपी है उससे नीचे ना खरीदे, कोई भी खरीदे। तो इस बात पे स्टिक करिए ना जो राजपूत जी ज्ञान दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ आपको कि देश के किसान की सबसे बड़ी भूल ये रही। मेरे ज्ञान को दुरुस्त मत करिए सर, आप अपना ज्ञान दुरुस्त करिए। और 6 महीने देश का किसान यहाँ गलती खा गया, बंबई से निकल करके। भाई साहब ऐसा है ना, ज्यादा आप ज्यादा मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप अपने ज्ञान को रिफाइन करिए। सुनिए 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 सुनिए,
काम नहीं किया। आपको भी विपक्ष में आके अकल आ रही है, जब सत्ता में थे आपको भी अकल नहीं थी। मेरी बात सुन लो, जब सत्ता में आप बैठे थे आपको भी अकल नहीं थी। विपक्ष में भाजपा को भी अकल थी और विपक्ष में कांग्रेस को भी अकल है। मेरी बात सुन लो धैर्य से। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देश के किसान की कहाँ गलती हुई है। जब देश में अन्न की कमी थी और विदेश ने भी गेहूं देने के लिए मना कर दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया और यहाँ तक कहा कि एक दिन पूरे हिंदुस्तानियों को व्रत रखना चाहिए। आज देश के किसान ने इतना अन्न पैदा कर दिया है कि एफसीआई के गोदामों में सड़ रहा है, रखने के लिए जगह नहीं है, गवर्नमेंट पे खरीदने की स्थिति नहीं है। देश के किसान की गलती है कि बम्पर पैदावार कर दी है। शिवराज जी, और बीज से आगे शिवराज जी, अब इसी पॉइंट पर रुकिए जरा। आप जो बहुत हमको ज्ञान दिया जा रहा है ना, खुद पहले पढ़े लोग इसी व्यवस्था को कि आपकी जो दुर्दशा है, बुरा मत मानिएगा, सुनिए सर, एक बार आ रहा हूं आपके पास। 2.5 करोड़ टन बफर स्टॉक पे पड़ा हुआ है, आपकी जरूरत से ज्यादा पैदा हो चुका है। पूरे वर्ल्ड का डेटा खान साहब बैठे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा है पूरे विश्व में, कंजम्पशन कम है। $200 में गेहूं उपलब्ध है, $200 का भाव बनता है 1450 रुपए। बात समझ में आ रही है? यही तो सर ठीक करना है ना, जो ज्ञान दिया जा रहा है इसी को ठीक करना है कि आपके लिए एक फ्री मार्केट की मंडी रखी जाए जिसमें आप बेच सकें। नीरज, वहां देखिए जाकर के किसान को सब्सिडी क्या मिल रही है। पहले आप पढ़ के आइए, उस किसान को, अमेरिका के किसान को, फ्रांस, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, ये समझ के आइए, जहां से बात कीजिएगा। सुन लीजिए, जहां से आपकी पढ़ाई खत्म होती है ना, वहां से हम लोग शुरू करते हैं। जो आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं ना, उसी सब्सिडी का नतीजा है ये आपके सामने। उसी सब्सिडी का नतीजा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इतना गेहूं चावल पैदा कर दिया है कि वो एक्सेस में है। उसी सब्सिडी का नतीजा है कि 1975 रुपए में बेचने के लिए पैदा किए जा रहे हैं। ये नहीं देखने की जरूरत है कि नहीं है? इस देश को, 135 करोड़ के देश को आप अडानी और अंबानियों के चक्कर आप में मारते हैं। ये जो एक बार बार कहते हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि किसान ये जो कांग्रेस की पार्टी है, अगर इसको इतना ज्ञान था तो आप क्या बड़े बुद्धिमान वित्त मंत्री हुआ करते थे जो 60-60 हजार करोड़ रुपए के कृषि लोन माफ कर देते थे। उस समय मैंडेटरी कर देते, अभी एमएसपी कानून बना देते। क्यों नहीं बनाया तब? ज्ञान आपको अब आ रहा है। क्या किया क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया है? अब आप बाहर खड़े होकर के ट्विटर पे राजनीति कर रहे हैं। किसान वहां ठंड में मर रहा है, उसकी चिंता नहीं है आपको। जब देश प्यासा था, जब दुग्ध क्रांति लेकर के आए, आप क्या बात करते हैं? आपको जानकारी तो है नहीं, और आप अपनी जानकारी अपने पास रखिए। किसान आपके सामने बैठा हुआ है और वह आप ही से कह रहा है कि ट्विटर पे राजनीति मत करिए, उसके साथ जाइए, सोइए ठंड में, तब आपको पता लगेगा। रुकिए एक मिनट आप जरा। स्वराज जी की हर बात हमारी सर आंखों पर। सर आंखों पर है तो कर देते ना पहले, अब सर आंखों पे क्या? यही तो राजनीति है। बिल्कुल, जिस समय बद्री जी कर पाए वो किया। पूरी जिंदगी ब्रेक लेना है मुझे। बद्रीनाथ चौधरी जी, खाद पे अरे ठहरिए सर, बहुत ज्ञानी लोग हैं आप लोग, घोषणा पत्र में लिखते हैं, सारा ज्ञान बघाड़ते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री पार्टी में पढ़े हैं, लेकिन समस्या कोई नहीं सुलझी। बद्रीनाथ चौधरी जी, नीरज जी, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं जी। मैं तो आपके ज्ञान को देख रहा हूं ना, जो लिख पढ़ के बैठे हुए हैं, किया कुछ नहीं है। समस्या खत्म हो जाती ना, कह तो रहे शिवराज जी, क्या आपने क्या किया? बद्रीनाथ चौधरी जी बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर इन्होंने नहीं किया तो क्या आप भी देश के किसान? ऐसा है, ये जो लड़ाई राजनेताओं की आप देख रहे हैं, सारा टाइम बर्बाद कर रही है जी। इन्हीं के चक्कर में आकर के ऐसा लगता है कि ये आंदोलन विफल होकर के किसान खाली हाथ लौटेंगे। इन्होंने किसानों के दिमाग में उल्टी पार्टी पढ़ाई है ताकि इनकी राजनीति जम जाए और यहाँ से वापिस चले जाएं। और स्थिति ये हो रही है कि आज का बंद कोई आवश्यक नहीं था। जब मीटिंग चल रही थी, वार्ता हो रही थी, टेबल पे बैठे थे, सरकार का संकेत पॉजिटिव था, तो उसके बाद भी और किसानों को लेकर के और बंद के अंदर घुस गए। तो बंद क्यों किया? मेरा तो कहना यह है, मेरा निवेदन ये है किसान नेताओं से कि वो इनके चंगुल से बाहर निकलें। ये जो हाईजैकिंग का काम कर रहे हैं सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर के, और क्या दृश्य पता किया आज, कौन सी आज मर्दानगी दिखा दी देश भर के अंदर। शर्म आती है इस प्रकार के भारत बंद करने के ऊपर। इसलिए किसानों के हित को साधने के लिए और जो आवश्यक बिंदु हैं उन पर कोई चर्चा नहीं, और मैं अपने अपने गिनाने में लगे हुए हैं।
निश्चित रूप से टेबल पर बैठ करके बात होनी चाहिए और क्या मुद्दे हैं उन्हीं पर क्या चर्चा होनी चाहिए, वरना ये खाली हाथ लौटा देंगे। इसके अलावा कुछ हाथ नहीं मिलेगा 3 बिल वापस लेने के नाम के ऊपर। मैं मानता हूं इन बिलों को बजाय वापस लेने के इनके अंदर किन किन मांगों को पूरी की जाए, एमएसपी किसान को कैसे मिले, मुझे ब्रेक लेना, बहुत छोटा सा जवाब दीजिए आप। उसकी रणनीति बननी चाहिए। देखिए बहुत छोटा सा, किसानों के बीच में आपस में सहमति भी नहीं है। हाँ नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बद्रीनाथ जी ने अभी जो बात कही कि अभी चर्चा चल रही है, सरकार के प्रतिनिधि और किसान भाई बहन जो हमारे साथ बात कर रहे हैं कि भारत सरकार से, ऐसे में बंद का जो नारा जो है ये बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों ने इस कहीं ना कहीं वर्गलाने का काम किया है। लेकिन अभी आपने देखा कि हमारे जो शिवराज भाई साहब हैं, जो किसान नेता हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि किसानों के बारे में उनकी चिंता जो इन्होंने कभी की नहीं। ये जो राजपूत जी हैं, राजपूत की सरकार जब थी तो किसानों की आमदनी के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। आज हम बार बार अपने प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं कि आमदनी बढ़ानी है। आप बताइए किस प्रधानमंत्री ने इतनी बार बात किया हो कि आमदनी बढ़ानी है और हर तरह के फैसले लिए जिससे आमदनी हो सकता है। इस बिल में अगर आपको कहीं कमी लग रही है, जैसा बद्रीनाथ जी ने कहा, इन्होंने भी कहा, तो वो तो चर्चा चल रही है, अभी चर्चा चल रही है। और बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेना मुझे, बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेना। देखिए आप तो किसान है, वो तो सुरेंद्र राजपूत तो झूठा इंसान है, वो तो कुछ भी झूठ बोलने जा रहा है। तो इनके वर्ग लाने वाले काम में मत आइए। तो आप हैं जफर इस्लाम साहब, आपकी पूरी पार्टी है, मैं आपको झूठा नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी पूरी पार्टी झूठों की सरदार है। बिल्कुल वैसे ही। चलिए जब ब्रेक लेता हूँ एक छोटा सा, ब्रेक से लौट के आएंगे तो फिर एक बार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा मैं ज्ञान भी बढ़ाऊंगा राजपूत जी का, थोड़ा और ज्ञान बढ़ेगा इनका, तो इनको समझ में आएगा कि कृषि की दुर्दशा कैसे की गई है और उसकी वजह से आज किसान ठंड में सोने के लिए परेशान है। और ये लोग ट्विटर पे राजनीति कर रहे हैं, जो किसान कह रहे हैं कि अगर बड़ी चिंता तो हमारे साथ आगे सिंधु बॉर्डर पे सोइए ना। ब्रेक के बाद बात करेंगे। ये किसानों के आंदोलन की और बातचीत से क्या बात बनेगी नहीं बनेगी। और आज जो बंद रखा गया, इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती था, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था। इस ब्रेक से पहले बहुत सारी ज्ञान चर्चाएँ हो रही थी, तो मैं अपने सवाल के तौर पे वो चीज़ें रख देना चाहता हूँ कि 2001 से लेकर के 2020 तक एवरेज 3% गेहूं की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है हिंदुस्तान में, और 2020 में 10.5 करोड़ टन गेहूं उत्पादन हो रहा है। ठीक है, मार्केटिंग ईयर में कंजम्पशन इससे 10% नीचे है और ये कंटिन्यूअस कंजम्पशन नीचे है। 10% का मतलब हो गया 1 करोड़ टन गेहूं। 1 करोड़ टन गेहूं सरकार कहाँ रखेगी पता नहीं किसी को। एफसीआई के सर पे ठीकरा फोड़ा जाता है कि वो रखे। एफसीआई की बोरोइंग 2.5 लाख करोड़ की है, अदर देन फूड सब्सिडी। अब ये जो बड़े बड़े लोग अभी हमें ज्ञान दे रहे थे राजपूत जी जैसे कि हम ये किया वो किया, वो एफसीआई की दुर्दशा बता रहा हूं मैं उनको कि इतने कर्ज में है वो, और फर्दर बाइंग उसको करनी है। समस्या यहां पे इसीलिए आती है क्योंकि जब आप इसको ओपन अप कर रहे हैं, उस कृषि को ठीक करना चाहते हैं, तो ग्लोबल प्राइस आप देखिए, चीनी जो है आपकी 34 रुपए किलो भारत में है, 22 रुपए किलो विदेश में है। 6,000 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ी एक्सपोर्ट कराने के लिए। तो ये जो हमारे यहाँ कृषि का एक व्यवस्था बना दी गई ना कि आप बनाते रहो, सरकार अंडर राइट करेगी, सरकार गारंटर बाय है किसानों को किसी भी तरीके से। और जब ये सरकार में आएंगे तो यही कानून नहीं लाएंगे फिर। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए ज्ञान देने से पहले कि ज्ञान के, अरे सुनिए ना सर, FY 2020 में 1,91,000 करोड़ की बोरिंग है एफसीआई की। पता है आपको, टोटल 2.5 लाख करोड़ हो चुकी है सर। कैसे खरीदेगी? कुछ जानकारी दे दूं आपको। नहीं मुझे मत दीजिए सर, आप अपने पास रखिए उस जानकारी को। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं सिर्फ, इसलिए कह रहा हूं कि जो किसान भाई वो तो समझ रहे हैं इस स्थिति को। ज्ञान गंगा, ये आप जो ज्ञान गंगा बहा रहे हैं, ये जो ज्ञान गंगा बहा रहे हैं आदरणीय नीरज जी, इसको एक बार को जरा सा एक काम करिए, आइए फ्लाइट से और एक बार सिंधु बॉर्डर पे किसानों को जरा बताइए। आप गए क्या? आपको समझ में आ जाएगा। नहीं मैं तो रोज बता रहा हूँ किसान को। शिवराज जी को भी बात समझ में आ रही है। आपने बोल दिया अभी हाँ, रियलिटी मैं भी बता रहा हूं आपसे। आपको रियलिटी तब नहीं समझ में आ रही थी जब फूड डेफिसिट में था भारत,
और फूड डेफिसिट में जब किसानों से कहा गया था कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन करेंगे, आपकी धरती हमारी, हम आपको बीज देंगे और आप उस बीज से अरे भाई साहब, अगर आप प्यासे जिसका मतलब थोड़ी कि 20 लीटर पानी एक बार में पी लेंगे यार, आप भी क्या मतलब कैसे तर्क दे रहे हैं आप? राजस्थान बना दिया हरियाणा और पंजाब को, और आप कह रहे हैं कि आज हमारे पास फूड सरप्लस है। yes, अरे आप फूड सरप्लस है तो सब्सिडी देकर के एक्सपोर्ट कीजिए ना। किसको अरे कहां से एक्सपोर्ट करें? नंबर एक, लेकिन आप चूंकि अडानी और अंबानियों को तो इंपोर्ट करना है, अडानी और अंबानियों को, तो उनके लिए आपको बोलना है। आपको ये नहीं समझ में आ रही कि दुनिया की सारी सरकारें सब्सिडी देकर के एक्सपोर्ट कराती हैं, सब्सिडी देकर के एक्सपोर्ट कराती हैं अपने। हमारे यहाँ भी होता है, दुनिया की सारी सरकारें हमारे यहाँ भी होता है। को खाली चीनी आपने 6000 करोड़ की सब्सिडी देके एक्सपोर्ट कराई है। आप मुझे एक ग्राहक ढूंढ के लाइए जो गेहूं आपसे खरीदना चाहता हो। अरे यार राजपूत जी, आपको कुछ भी पता नहीं है। गेहूं का एक भी ग्राहक आपके पास नहीं है। केवल अफ्रीकन कंट्रीज है जिनकी कैपेसिटी नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज सरप्लस में है। कौन खरीदेगा आपका गेहूं? पता कुछ है नहीं, ज्ञान बांटे जा रहे हैं। चलिए स्वराज जी, आप कंप्लीट छोटे में मैं बताता हूं पूरा। अब आप शांत हो जाइए, छोटे छोटे में जवाब। समय खत्म हो रहा, शो खत्म करने का। 30 सेकंड शिवराज जी, 30 सेकंड आपके लिए, जफर साहब आपके लिए और खान साहब आपके लिए। 30 सेकंड सर प्लीज। अगर देश की चिंता है तो जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा बड़ा वेतन, भत्ता और पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि नौकरी करने नहीं गए थे, सेवा के लिए गए थे, चुनाव जीत के गए थे, कोई नौकरी नहीं लगी थी सरकारी। इसको तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाए और ये सेवादार बन के रहे, नौकर बन के ना रहे, ताकि देश की आर्थिक स्थिति सुधर सके। देश का आधा बजट मान्यों के उसमें जा रहा है, मान्य खा रहे थे इसको लूट करके। आपका पॉइंट सही है, मोदी जी ने ऐसा उदाहरण पेश किया, उम्मीद करते हैं बाकी लोग भी करेंगे। सर आपका सवाल हो गया। 30 सेकंड जफर आपके लिए और खान साहब फिर आपके लिए। देखिए नीरज जी, यही बात हो रही है जो बार बार जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है, आपने कई बार कहा कि क्लूलेस है, जानकारी नहीं है, फिर भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे। यही हो रहा है पूरे देश में कि कांग्रेस पार्टी जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे, हमारे किसान भाई बहनों को। लेकिन आपने सुना अभी बद्री जी की बात, नारायण जी की बात और शौर्य जी की बात सुना। उन्होंने लोगों ने कहा भाई कि हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के बाद समाधान निकलेगा, पॉजिटिव आउटकम होगा। बंद का जो बंद के बारे में कोई नहीं चाहता है बंद हो, और इनकी भी बातें आपने सुन ली। बद्री जी ने कहा कि कोई बंद नहीं, लेकिन ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया किसान भाई बहनों के लिए, और आज हमें ज्ञान देने के लिए बैठ गए हैं। अरे भाई, आप कुछ करते, आमदनी बढ़ाते, डेटा तो आपके सामने, आंकड़े आपके सामने है कि सरकारी मुलाजिमों की सैलरी कितनी बढ़ गई और आपने किसान भाई बहनों की आमदनी कितनी बढ़ाई है, तो आपके सामने देखने के लिए। दूध का दूध, पानी पानी आपके सामने हो रहा है। अब हम बढ़ाने की कोशिश करें तो आप उसमें आड़े आना चाहते। जहां तक एमएसपी का है सवाल, हमने जैसा अभी शौर्य सिंह जी भी कहा कि हमने कोई इस पे छेड़छाड़ी नहीं किया है, छेड़खानी नहीं किया। वो जैसा तस्क है वैसे ही रहेगा। जी खान साहब के पास चलते हैं। सर समय खत्म हो रहा है जबरदस्त। सर 30 सेकंड का टाइम। क्या ये खान साहब ये बताइए, क्या ये हो सकता है कि 5 एकड़ से कम वाले जो किसान हैं उनके लिए एमएसपी मैंडेटरी कर दिया जाए, बाकी सबको बाहर कर दिया जाए? कुछ इससे बात बन सकती है क्या? देखिए, 2 चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूं इसमें। एक, कल जब बातचीत के लिए सरकार और किसान संगठन आमने सामने बैठेंगे तो सरकार पर से वो प्रेशर रिलीज हो चुका होगा आज की स्ट्राइक के बाद में। अगर ये बंद कहीं 2 दिन बाद का होता, सरकार दबाव में बैठती सामने। अब आपका सवाल है कि जो एक्सेस प्रोडक्शन होता जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर, तो अब जो एमएसपी पे प्रिक्योरमेंट होता है, जो मार्केट प्राइस है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा, अभी 550 का एवरेज आ रहा है। तो इसलिए एमएसपी किसी न किसी फॉर्म में सरकार को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और खास करके जो आपका पॉइंट है छोटे किसानों के लिए, बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको कंप्लाई करा पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इतना मिक्सअप रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसान को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मुश्किल की बात है। लेकिन क्यों सर, आजकल सब कुछ कंप्यूटर पर डेटा है, खसरा खतौनी सब कंप्यूटराइज्ड है, कौन कितने बीघे काश्तकार है ये सबको पता है। इसमें अब क्या छिपा हुआ है? नहीं तो आपने मध्य प्रदेश में देखा है, बुग्गियां बदल लेते हैं, आपका खतरा खतौनी लेके ट्राली आपको पकड़ा देते हैं। खैर तो एक ही बार तो मिलेगी सर। ऐसा थोड़ी कि आप 5 एकड़ में 500 कुंटल गेहूं पैदा कर लोगे, ये भी तो अंदाजा रहता है ना। ट्रेड पे एक्सटेंड कर दी जाए, जिसमें 30,000 जी देखिए 60 मिलियन टन मार्केट में आता है, 90 मिलियन टन सरकार खरीदती, 50 मिलियन टन गेहूं धान की बात करें तो किसान कंजप्शन के लिए रखता है। तो इसमें अगर पूरा डिफरेंस निकालें 500 के हिसाब से 30,000 करोड़ का डिफरेंस है
जो ट्रेड को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर एमएसपी एनफोर्स की जाए, जो सारे किसान संगठनों की मांग है। अगर ये तीनों उस पर जिद पे नहीं अड़ते हैं कि तीनों लेजिस्लेशन को, एक्ट्स को वापस लिया जाए, तो मुझे लगता इस पे भी पॉजिटिवली डिस्कशन हो सकती है। कई लेवल खान साहब, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारे किसान नेता कह रहे हैं कि हमको एक सर्टेन मिनिमम प्राइस पे हमारा अनाज खरीदा जाए। बात इतनी सी भी है कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों परेशान हैं। बात इतनी सी भी है कि हमने इतना ओवर प्रोडक्शन कर रखा है कि हमको क्या ज़रूरत भी है उतनी। बात इतनी सी भी है कि हम क्या अपने फसल को डाइवर्सिफाई, वैल्यू एड करना चाहते हैं। बात इतनी सी भी है कि क्या हम कृषि को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं, या हमेशा ज़िंदगी भर हम उसको ऐसे ही बंद रखना चाहते हैं। इसका सवाल का जवाब हमें मिलेगा, बातचीत होगी। उम्मीद करते हैं कि जो भी जवाब निकलेगा, जो भी हल निकलेगा, उससे किसानों का ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत